वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइलर फाइव फंक्शन एंड आइलर्स थ्योरम। तो हम लोग इस लेक्चर में आइलर फाइव फंक्शन का डेफिनीशन, आइलर फाइव फंक्शन का एप्लीकेशन और आइलर फाइव फंक्शन को कैसे यूज करते हैं हम इतना देखेंगे। आइलर थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 23। हम लोग लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट के बारे में पढ़े थे, विल्सन के बारे में पढ़े थे, ढेर सारा एप्लीकेशन भी हम लोगों ने फॉर्मेट और विल्सन पे पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग आइलर्स के द्वारा बनाया हुआ एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं आइलर्स फाइव फंक्शन। इसका खूब एप्लीकेशन होता है हमारे मॉडर्न अलजेब्रा में और अन्य फील्ड में भी। तो देखिए आइलर फाइव फंक्शन एक्चुअली किस बात को कैलकुलेट करता है और ये आइलर फाइव फंक्शन होता क्या है। लियोनार्ड आइलर, आप सभी लोग इनके नाम से तो परिचित हैं। मैथमेटिक्स का कोई ऐसा ब्रांच है नहीं जहां इनके थ्योरम आपसे न मिलते हों। लियोनार्ड आइलर 1707 से 1783 तक रहे और यूँ कह लीजिए कि जिस टाइम में आए थे इनके पहले फॉर्मेट थे, लेकिन फॉर्मेट की वर्क उनके समय में जब मतलब फॉर्मेट थे तो फॉर्मेट तो काम खूब करते थे। आपने देखा होगा फॉर्मेट ने नंबर थ्योरी में जितना काम किया है ना बहुत है, और फॉर्मेट अपने काम में लगातार लगे रहते थे। और आपने देखा भी था पेशे से लायर होने के बावजूद फॉर्मेट बहुत सारे कामों को करते थे और नंबर थ्योरी में बहुत सारे रिजल्ट को दिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को दिए। फॉर्मेट ने बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट दिए, ऐसे नंबर सिस्टम में कंजक्चर्स दिए जिनका प्रूफ उनके पास नहीं था। आगे चल कर के आइलर ने भी उसको डील किया। फॉर्मेट के जो वर्क थे ना, फॉर्मेट के टाइम पर चलन में नहीं थे। लोग फॉर्मेट के द्वारा किए गए कार्यों में रुचि नहीं लेते थे क्योंकि समझ में नहीं आता था उनको उस टाइम, या उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता था। इस बात से फॉर्मेट बड़ा निराश रहते थे। एक शताब्दी धीरे धीरे लगभग हमें लगता है लगभग एक शताब्दी गुजर गया। लियोनार्ड आइलर आए 1707 से 1783 के बीच, और इनके पहले तो किसी ने शायद फॉर्मेट के थ्योरम्स पर या फॉर्मेट के रिजल्ट्स पर या फॉर्मेट के कोरोलरी पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो फिर धीरे धीरे जब आइलर आए तो ये फॉर्मेट के कार्यों को समझे, एप्रिसिएट किए पहली बार कि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, और एप्रिसिएशन के साथ साथ इन्होंने उनके काम को और आगे बढ़ाया। फॉर्मेट ने जो अपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे जिनका प्रूफ उस टाइम नहीं था, उस पर भी आइलर ने वर्क किया और उसको भी आगे की तरफ बढ़ाया। 18वीं शताब्दी की हमारी जो मैथमेटिक्स थी उस टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का कहा जाए तो लियोनार्ड आइलर का ही था। आइलर वैसे अगर देखा जाए तो बचपन से एक ल्यूथेरियन पैस्टर के पुत्र थे, और यूँ कह लीजिए कि यह एक मतलब पादरी, ल्यूथेरियन पादरी के बेटे थे जो बेसिकली विकिनिटी या बेसल स्विट्जरलैंड में है। इनके जो फादर थे इनको 13 साल के एज में ही थियोलॉजी पढ़ने के लिए, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, इनके पिताजी चाहते थे कि लियोनार्ड आइलर धर्मशास्त्र की स्टडी करें, और थियोलॉजी पढ़ने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन्हें भेज दिया। वहाँ इनकी मुलाकात यूरोप के लीडिंग मैथमेटिशियन जोहान बर्नौली थे ना, तो जोहान बर्नौली के पहले तो जोहान बर्नौली से हुआ, फिर जोहान बर्नौली के दो जो बेटे थे जिनका नाम था निकोलस और डेनियल। तो आइलर का परिचय जोहान बर्नौली के दो बेटे निकोलस और डेनियल से हो गया, और वहाँ से इनको और थोड़ी सी मैथमेटिक्स में रुचि मिली, या यूँ कह लीजिए एक नया रास्ता मिला। आइलर के पिताजी चाहते थे कि आइलर धर्मशास्त्र का स्टडी करें। आइलर ने अपने थियोलॉजिकल स्टडी को छोड़ दिया, आगे चल करके नहीं किया, और अपने आप को एक्सक्लूसिवली मतलब टोटली या वनली मैथमेटिक्स को ही समर्पित कर दिया। ये चाहते थे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना। 1723 में आइलर ने अपना मास्टर डिग्री लिया। 1727 में 19 साल के एज में इन्होंने एक प्राइज़ जीता था, ठीक है, और जो इनको जो है वो प्राइज़ जो था फेरिज एकेडमी ऑफ साइंसेस फॉर अ ट्रीटाइज ऑन द मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ
शिपमेंट पर इनको मिला था। पीटर्सबर्ग में थे और बर्साइड स्कॉलर क्रिश्चियन गोल्डबैच से जब इनकी मुलाकात हुई, आगे चल के जब यह पीटर्सबर्ग में चले गए तो उस समय की मैथमेटिक्स में एक बड़ा फेमस गोल्डबैच कंजक्चर चलता था, आप लोग सुने होंगे। तो गोल्डबैच कंजक्चर उस समय जो गोल्डबैच साहब थे उनके संपर्क में आ गए, और यूँ कह लीजिए कि गोल्डबैच अपने टाइम के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता को देखते हुए गोल्डबैच उस समय रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी जो है थे शामिल थे, उनको विदेश मंत्री का भी जो है दर्जा मिला था। तो गोल्डबैच ने क्या किया, इन्होंने इनको एक तरह से पिन किया। गोल्डबैच ने ही इनको बताया कि आप फर्मेट को काम को पकड़िए, फर्मेट के काम बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं। तो उनके द्वारा ही इंटरेस्ट पैदा करने पर लियोनार्ड आइलर ने फर्मेट के काम को करना शुरू किया, और यूँ कह लीजिए कि धीरे धीरे इनका आकर्षण नंबर थ्योरी की तरफ बढ़ता गया। समय से पहले इनको ब्लाइंडनेस हुआ, और एक बात मैं कहना तो नहीं ही भूलूंगा, समय से पहले भले ही ब्लाइंडनेस इनको आया, लेकिन इनकी जो अभूतपूर्व मेमोरी थे ना, इनकी जो अभूतपूर्व स्मृति था, वह इनके इस पूरे के पूरे पढ़ाई लिखाई के फिनोमिना में बाधा नहीं बन पाया। यूँ कह लीजिए कि ये बिल्कुल आइलर जो थे ना, ये बिल्कुल प्रोलिफिक राइटर थे। अगर कहा जाए सारे राइटरों में सबसे उर्वर, जिसको मतलब कहा जाए जहाँ से फर्टिलाइजेशन होता हो, नई नई चीज़ें जनरेट होती हों, तो प्रोलिफिक राइटर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और पूरे के पूरे एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हम इस बात को कह सकते हैं कि संपूर्ण मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में अगर कोई प्रोलिफिक राइटर था तो दैट वाज द लियोनार्ड आइलर। इन्होंने आई थिंक 700 से भी ज़्यादा पुस्तकें अपने लाइफ में लिखी हैं, और उसको लगभग इन्होंने पब्लिश भी कराया है। अब हम लोग आते हैं ये आइलर 5 फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनीशन देखते हैं आइलर 5 फंक्शन होता क्या है। आप ध्यान से देखिए डेफिनीशन को। कह रहा है कोई फंक्शन फाई जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे चलता हो, मतलब जिसका डोमेन भी नेचुरल नंबर हो, जिसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो, सच दैट जो, अब देखिए अगर ये फंक्शन है तो इधर के हर मेंबर को मैप करेगा यूनिक प्लेस पर, सच दैट 1 को 1 पे मैप कर दे। बाकी जब यहाँ से आप कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के चलिए तो उसको देखिए कैसे मैप करें। फाई एन को, मतलब फाई ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि अगर आप कोई नंबर यहाँ पे एन चूज करिए, भाई हर नेचुरल नंबर को तो मैप करना ही है इस फंक्शन को, तो एट रैंडम आप जो कहिए हम वो नंबर चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए कि फाई ऑफ 8 कहाँ मैप करेगा, तो आप क्या करेंगे। देखिए अब लिखा है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एन, मतलब कुल कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो n से छोटे हैं, मतलब कुल कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 8 से छोटे हैं। और भी एक शर्त है, क्या शर्त है, और को प्राइम हो किसके, n के। मतलब फाई ऑफ 8 का मतलब है कुल कितने ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो 8 से छोटे होते हैं और 8 के साथ को प्राइम होते हैं, मतलब जिनका 8 के साथ जीसीडी कितना आता है, 1 आता है। तो चलो जरा काउंट किया जाए, कुल कितने नंबर होते हैं जो 8 से छोटे होते हैं और 8 के साथ को प्राइम होते हैं। बताइए 1 का 8 के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, तो 1 को प्राइम है 8 के साथ और 8 से छोटा भी है। 2 को क्या आप शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 का जीसीडी 8 के साथ क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है, को प्राइम नहीं है 8 के। 3 वैलिड होगा, 8 से छोटा है, और 3 का 8 के साथ क्या है जीसीडी, इसका 3 का 8 के साथ जीसीडी 1 है। ऐसे इसके बाद 4 की बात किया जाए तो क्या 4 वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका जीसीडी 8 के साथ 1 नहीं है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। 5 वैलिड हो जाएगा क्योंकि 5 का जीसीडी 8 के साथ 1 है और 8 से छोटा भी है 5।
तो ए भी को प्राइम है 8 के। 6 होगा नहीं होगा, क्योंकि 6 और 8 का GCD 2 हो जाएगा, है ना, सो ये भी वैलिड नहीं होगा। 7 होगा, 7 भी 8 से छोटा है, और 7 का 8 के साथ GCD कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए कुल कितने आपको नंबर्स मिले इस तरह से, जो 8 से छोटे हैं और 8 के साथ को प्राइम है। 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, टोटल 4 मिले ना, इसीलिए 5 या 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से आप देख पाएंगे। ऐसे आप यहाँ कोई भी नंबर चूज करेंगे तो उसको ये फंक्शन कहाँ मैप कराएगा, ये फंक्शन उस नंबर पे मैप कराएगा जितने नेचुरल नंबर मिलेंगे n से छोटे और n के साथ को प्राइम। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइलर फाई फंक्शन। तो आइलर फाई फंक्शन होता क्या है, यह नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर एक मैप है जो 1 को 1 पे मैप करा देता है। एक्चुअली ये ऑलरेडी रेडीमेड क्यों ले लिया गया है, क्योंकि अगर आप इसी डेफिनेशन से या इसी माप से, इसी मेजरमेंट से इसको भी मापना शुरू करेंगे तो बोलेंगे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 एंड को प्राइम टू 1, है ना। तो बताइए 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, जो 1 के साथ को प्राइम हो, 1 का 1 के साथ ही जो है आपका GCD 1 आएगा। क्लियर है पूरी बात? और 1 का 1 के साथ GCD 1 आएगा तो आप केवल 1 ही नंबर ले सकते हैं, और लेस देन 0 आप करेंगे तो उसका वैलिड है नहीं, 0 के साथ तो GCD वैलिड नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है आइलर ने 1 को 1 पे मैप करा लिया है, और बाकियों के लिए ये बनाया है रूल कि जब भी आप किसी को मैप करना होगा तो आप ढूंढ लीजिए उस नंबर से छोटे कुल कितने नेचुरल नंबर होंगे जो उसके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आप लेकर के ऐसे देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 5 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 ऑफ 10 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप ढूंढेंगे 10 से छोटे कुल कितने नेचुरल नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। 1 10 के साथ GCD कितना रखता है, 1 रखता है, 10 से छोटा भी है तो 1 मिल गया। 2 नहीं होगा क्योंकि GCD 1 नहीं आएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद आपका 4 नहीं होगा क्योंकि 2 आ जाएगा GCD 4 और 10 का। 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद आपका 9 हो जाएगा। तो कौन कौन सा मिला, 1 मिला, 3 मिला, 7 मिला, 9 मिला। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका GCD 10 के साथ 1 होगा और 10 से छोटे हैं, इसीलिए कितना वैल्यू आया, 4 आया। तो 5 ऑफ 10 भी कहाँ मैप करेगा, 4 पे मैप करेगा। मतलब यहाँ पे अभी आपने देखा 8 भी कहाँ पे गया था, 4 पे। 10 भी कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है ना। और अगर आप 5 6 की बात करिए तो 5 6 कितना देगा वैल्यू, 6 से छोटे नंबर ढूंढिए जो 6 के साथ को प्राइम है। 1 मिलेगा आपको, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 6 कहाँ मैप करेगा, 2 पे मैप करेगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कराते हैं। ऐसे 100 मतलब 100 से छोटे कुल कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 100 के साथ को प्राइम है, मतलब 100 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, मतलब 100 के साथ GCD 1 रखते हैं तो 40 होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्या हम लोग गिनेंगे बैठकर, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे जैसे अभी मेरा लेक्चर आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे फार्मूले आपके सामने आते जाएंगे, इनको काउंट करना आसान बनाते जाएंगे। ठीक है, 12 भी मैप कर रहा है 4 पे, मतलब 12 से भी छोटे जो नेचुरल नंबर हैं जो 12 के साथ को प्राइम है वो 4 ही होंगे। कौन कौन होता होगा, 1 है, 1 के बाद आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आएगा, और 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 4 मिलेंगे। एक बात तो आपको ऑब्जर्व हो ही गया होगा कि फंक्शन 1 1 नहीं है, जो आइलर फाई फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि 8 भी 4 पे मैप किया था, और 10 भी 4 पे मैप कर रहा है, 12 भी 4 पे मैप कर रहा है। तो बताइए फंक्शन 1 1 कब होता है, जब सारे नंबर अलग अलग जाए ना। ये तो कई सारे लोग एक ही जगह पहुंच जा रहे हैं, तो कैसे 1 1 होगा। तो जो आइलर फाई फंक्शन होता है वो 1 1 नहीं होता है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे चल कर के एक और आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और इस बात को बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। सिर्फ 1 को जब मैप कराता है आइलर फाई फंक्शन तभी इधर 8 नंबर आया हुआ है, मतलब 1 आया है, जो ऑटोमेटिक या रेडीमेड डिफाइन कर लिया गया है। इसके सिवाय जब भी आप फाइयन कैलकुलेट करोगे ना,
हमेशा राइट साइड में इवन नंबर आएगा, आड नंबर कभी नहीं मिलेगा। इस बात को लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि फाई एन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इवन नंबर आएगा, आड नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है पूरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो हमने ए वाला टर्म बोला, इससे क्या निश्चित हो गया, क्या ये फंक्शन ऑन-टू होगा? ऑन-टू होने के लिए कोडोमेन के हर एक मेंबर को कोई ना कोई प्री इमेज मिलना चाहिए। बताओ, तुम कह रहे हो कि इधर कभी आड नंबर आएगा ही नहीं 1 के सिवाय, तो 3 पे कौन आएगा मैप करने? कोई नहीं आएगा। 5 पे कौन आएगा मैप करने? कोई नहीं आएगा। तो इधर बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको कोई प्री इमेज ही नहीं मिलेगा, तो फंक्शन ऑन-टू नहीं होगा। तो आइलर फाई फंक्शन ना तो 1-1 होता है ना तो ऑन-टू होता है। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम ये कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आइलर फाई फंक्शन फाई n इक्वल टू n-1 इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। बड़ा अच्छा फार्मूला है आपके लिए। क्यों बड़ा अच्छा फार्मूला है? कह रहा है कि चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर n रहे और आपको ढूंढना रहे कि n से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर होंगे जो n के साथ को प्राइम होंगे या n के साथ GCD 1 रखेंगे या n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि इनकी संख्या n-1 होगी। और एक शर्त है, तभी आप बोलिएगा जब n कैसा नंबर हो, प्राइम नंबर हो। समझ में आया? मतलब हमारे पास ये थ्योरम एक बड़ा अच्छा फार्मूला दे रहा है, बड़ा अच्छा क्लेम कर रहा है कि चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर n हो तो आइलर फाई फंक्शन सीधे उसकी वैल्यू उससे कम कर देगा। मतलब इतने नंबर ऐसे होंगे जो n से छोटे होंगे और n के साथ GCD 1 रखेंगे। ये शर्त है कब? जब n क्या हो, प्राइम नंबर हो। जैसे अगर हम ये कहें आपसे कि आप बताओ जरा कि फाई ऑफ 7 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 7 से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 के साथ क्या होंगे, जिनका 7 के साथ GCD 1 होगा। तो सीधे आप इस फार्मूले का यूज कर देंगे, 7-1 मतलब 6 होगा, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम है। लेकिन आप कभी भूल करके ऐसे मत कर दीजिएगा कि कोई पूछे आपसे बताओ फाई ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो कह दीजिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था सर, बताए थे n-1 तो 7 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये कब वैलिड होता है? सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला तभी वैलिड है जब n कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे फाई ऑफ 31 की वैल्यू बताओ, मतलब 31 से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका 31 के साथ GCD कितना होगा, 1 होगा, तो सीधे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो आप सीधे कितना बता देंगे, 30 बता देंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग इस थ्योरम को जरा प्रूव करते हैं। ये तो रहा कैसे आप एप्लीकेशन लेंगे। क्लियर? चलिए, तो इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से आपको प्रूव करना ही होगा। तो हम लोग चलिए पहले सपोज कर लेते हैं कि आपका n प्राइम नंबर है। जो n है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अगर आपने सपोज कर लिया n प्राइम है तो आप शो करिए कि फाई n कितना होगा, n-1 होगा। अच्छा, अगर n प्राइम है तो बताइए 1 2 3 डॉट डॉट n-1 ये सब के सब n से छोटे होंगे। और प्राइम नंबर की बड़ी खासियत होती है कि अपने से छोटे हर नंबर के साथ उसका GCD 1 होता है। तो 1 से लगाए n-1, ये सारे नंबर n से छोटे हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर n प्राइम है तो इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे सबका GCD उसके साथ कितना होगा, 1 होगा। मतलब इससे छोटे सारे नंबर रिलेटिवली प्राइम बन जाएंगे उस प्राइम के। ये बात तो समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा है तो जब हमने n को प्राइम माना तो ये सारे नंबर n से छोटे हैं और सबका GCD n के साथ 1 है। फाई n का मतलब यही होता है ना, आपको ढूंढना होता है उन सारे नंबर्स को जो n से छोटे होते हैं और n के साथ GCD 1 रखते हैं। बड़ा आप लकी हैं कि जब आपने इसको प्राइम माना तो ये सारे के सारे नंबर n से छोटे हैं और इन सबका ये सब के सब रिलेटिवली प्राइम है n के। रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, GCD 1 होना, तीनों पर्यायवाची हैं, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के एक सिनोनिम्स हैं।
तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि फाई n n-1 होगा। कब होगा? जब n प्राइम होगा। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में सपोज कर लिया कि फाई n जो है n-1 होगा, है ना। सपोज कर लिया फाई n कितना होगा? n-1 होगा। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि n क्या हो जाए? प्राइम हो जाए। हम इस वाले बात को मान रहे हैं और प्रूफ इसको करने जा रहे हैं। पहले क्या किया था? पहले इसको माना था और इसको प्रूफ किया था। तो चलिए देखिए कैसे हम करेंगे। अगर संभव है तो सपोज कर लीजिए कि n प्राइम नहीं है। कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ करना चाहते हैं। अच्छा, अगर n प्राइम नहीं है तो पक्का n के पास एक डिवाइजर होगा d, जो n से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं बनता है तो कंपोजिट बनता है, और कंपोजिट बनता है तो पक्का उस नंबर से छोटा कोई एक नंबर मिलेगा और 1 से बड़ा कोई एक नंबर मिलेगा, जो उसको क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्लियर है पूरी बात? तो जैसे ही आप मानेंगे कि n प्राइम नहीं है, आपने कहा सपोज कर लिया, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर संभव है, पॉसिबल सपोज दैट n इज नॉट प्राइम, तो n के पास एक डिवाइजर मिल जाएगा जो n से छोटा होगा और 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि जब n प्राइम नहीं होगा तो कंपोजिट होगा, और हर कंपोजिट नंबर आप लेकर चेक कर लो, हर कंपोजिट नंबर के लिए 1 से बड़ा एक नंबर मिलेगा और उस कंपोजिट नंबर से छोटा एक नंबर मिलेगा, जो उस कंपोजिट नंबर को पक्का डिवाइड करेगा। जैसे 6 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, ऐसे कोई भी कंपोजिट नंबर आप लेकर चेक कर लो। तो जरा बताओ, अगर आपको उससे छोटा एक नंबर मिल गया जो उसको डिवाइड करने लगा, तो जब आप फाई n की बात कर रहे हो तो फाई n की जो वैल्यू होगी ना, अब n-2 से छोटी या n-2 होगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए, फाई n का मतलब n से छोटे सारे नंबर जिनका जीसीडी n के साथ 1 हो। तो ये तो तय हो गया कि एक ऐसा नंबर है n से छोटा जो जीसीडी 1 नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है n को ना। तो जो इसको डिवाइड करेगा और 1 से बड़ा है वो जीसीडी 1 कैसे रख सकता है? तो एक नंबर तो अपने आप को हटा लिया। कुल कितने नंबर थे n से छोटे? n-1 थे। उसमें से एक नंबर अपने आप को मना कर लिया क्योंकि वो डिवाइड करने लगा उसको। तो जब वो मना कर लिया तो अब जो आपका n-1 संभावनाएं थी, अब वो तो एक घट गया, तो टोटल संभावना बचा कितना? जब ऐसा हो गया तो टोटल आपका जो संभावना बचा वो यही बचा ना कि टोटल n-2 से अब या तो n-2 तक जाएगा या तो n-2 से कम रहेगा। लेकिन ये तो पक्का तय हो गया कि अब n-1 नहीं हो सकता है, इससे स्ट्रिक्टली कम होगा। और देखिए, ये कंट्राडिक्शन हो गया। किस बात का कंट्राडिक्शन हो गया? कि जो फाई n की वैल्यू n-1 से कम है, क्योंकि आपने क्या मान रखा है कि फाई n n-1 है। तो इस बात का क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए ये जो एजम्पशन आपने मान रखा है, ये संभव है, ये पॉसिबल ऐसा हो जाए, एक गलत है। सो प्राइम होना ही पड़ेगा। हो गया प्रूफ। चलिए, जो फंक्शन फाई है आइलर का, इसको यूजुअली आइलर फाई फंक्शन कहा जाता है, समटाइम्स इंडिकेटर कहा जाता है, समटाइम्स टोटिएंट कहा जाता है। तो कुछ लोग इसको आइलर्स इंडिकेटर, आइलर्स टोटिएंट भी बोलते हैं। तो अगर परिचय में, एग्जामिनेशन में ये वर्ड आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि कुछ नया आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस रिजल्ट को तो लिख ही लीजिए। अब ये भी हमने प्रूव किया है ना कि फाई n की वैल्यू n-1 होगी अगर n क्या हो जाए? प्राइम हो जाए। तो हमने इसको एक पूरे पेज में लिख दिया है। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा यूज होगा। फाई 5 की वैल्यू 4, फाई 13 की वैल्यू 12, फाई 17 की वैल्यू 16, फाई 19 की वैल्यू 18। देखते ही प्राइम नंबर कौन जाए काउंट करने, उससे छोटे कुल कितने ऐसे नंबर हैं जो उसके साथ जीसीडी 1 रखते हैं, सीधे एक घटा के लिख दीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ेंगे, जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फाई n। आप देख पा रहे हैं कि ये तो प्राइम का केस है कि आप डील कर ले रहे हैं। कोई बड़ा सा नंबर हो और प्राइम ना हो तो फिर कैलकुलेट करना बड़ा कठिन होगा। जैसे फाई ऑफ 100 ही हुआ। अब ढूंढो 100 से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर हैं जो 100 के साथ जीसीडी 1 रखते हैं, बड़ा टाइम लगेगा। तो इन सबको भी डील करने के लिए
धीरे धीरे कुछ चीज़ों को और जनरलाइज किया जाए, कुछ और टूल्स इकट्ठे किए जाएं, कुछ और फार्मूले बनाए जाएं, तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। एक थ्योरम के द्वारा देखिए, ये थ्योरम भी अप्लीकेबल होगा इसको कैलकुलेट कराने में, और ये सारे थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। थ्योरम ये कह रहा है अगर p प्राइम नंबर है, थ्योरम ये कह रहा है अगर p क्या है, प्राइम नंबर है, और k क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कोई इंटीजर है जो पॉजिटिव है, और अगर आपको फाई p के पावर k की वैल्यू निकालनी है ना, फाई p के पावर k की वैल्यू निकालनी है, सिंगल प्राइम पावर है। जैसे आपसे कोई कहे कि फाई आप 8 की वैल्यू बताओ, है ना, जैसे आपसे कोई ऐसे कहे कि आप एक काम करिए फाई ऑफ 8 की वैल्यू बताइए, तो अभी हमने एक बार तो काउंट किया है शुरू में ही, लेकिन अब देखिए ये जो फाई ऑफ 8 है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, फाई ऑफ एक किसी सिंगल प्राइम का पावर बनेगा, किसका पावर बनेगा बताइए, ये बनेगा 2 के पावर 3 का पावर। तो देखिए ये सिंगल प्राइम पावर बन गया ना, देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो अब इस फार्मूले को सीधे लगा दीजिए, फार्मूला क्या कहेगा, सीधे फार्मूला ये कहेगा कि आप लिख दीजिए 2 के पावर कितना 3, और फिर माइनस कर दीजिए, और फिर लिखिए 2 के पावर k में से 1 घटा दीजिए, मतलब ऊपर के पावर में से, तो 2, तो कितना होगा, ये 8 हो गया, 8 में से 4 जाए बचा कितना 4, तो फाई ऑफ 8 की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, फाई ऑफ 8 की वैल्यू 4 हो गई, मतलब 8 से छोटे कुल 4 नंबर है जो 8 के साथ GCD 1 रखे हैं। कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो कौन कौन है ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने हैं ये बात इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब हम मॉडर्न अलजेब्रा शुरू किए थे MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने एक डायलॉग बोला था कि यहाँ पे आवर मॉडर्न अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम इज जस्ट लाइक गब्बर से। कितने आदमी थे, कौन कौन है इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा फाई ऑफ 100 की वैल्यू कोई आपसे पूछे, 40 नंबर होते हैं, अब कोई कहे कि उनका नाम भी लिखिए, तो नाम लिखना जो है एक लेबर वर्क हो गया, लेकिन कितने हैं ये काउंट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये फार्मूला है, ठीक है, मतलब अगर p प्राइम नंबर है और k ग्रेटर देन 0 है और कहीं सिंगल प्राइम पावर ऐसे लिखा है, तो सीधे इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी में p के पावर k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे चूंकि p के पावर k -1 एक p कम है तो -1/p बचेगा। तो कुछ लोग इस फार्मूले को ऐसा भी लिख लेते हैं कॉमन लेकर, या ऐसा लिखिए, दोनों एक ही बात है। चलिए अब इसका भी प्रूफ देख लिया जाए। हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाई p के पावर k, ध्यान दीजिएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाई p के पावर k। अब जैसे ही हमने लिखा फाई p के पावर k, तो आपके मन में आपकी आँख खुल जाने चाहिए, फाई p के पावर k का मतलब सर करने क्या जा रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि p के पावर k से सारे छोटे नंबर ढूंढने जा रहे हैं जो p के पावर k के साथ GCD 1 रखते हैं, या p के पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, या p के पावर k के साथ को प्राइम होते हैं। समझ में आया। तो इसका सीधा सा मतलब है आवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई p के पावर k, एंड इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट which are less than p के पावर k and having the GCD 1. So here हमने वही बात लिखा है, we have to find the number of positive integers that are less than p के पावर k and relatively prime to p के पावर k. Clear? चलिए ये बताइए p के पावर k से छोटे कुल कितने नंबर होंगे। p के पावर k को छोड़ दो, तो उससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना हो तो p के पावर k -1 ही तो होगा। अरे आपसे कोई कहे 8 से छोटा कुल कितना नंबर होगा पॉजिटिव नंबर इंटीजर, तो कितना होगा 7 ही होगा ना 8 को छोड़ने पर। ऐसे p के पावर k से छोटे आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, p के पावर k -1 इतने ही नंबर होंगे ना इससे छोटे। समझ गए। अच्छा, तो जो सेट यस होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का
जो p के पावर k से छोटा होगा उसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, p के पावर k माइनस 1 एलिमेंट। हमने यस कलेक्शन या सेट मान लिया है, किसका सेट मान लिया है, उन सारे नंबर्स का जो p के पावर k से छोटे होते हैं। तो एग्जैक्टली इसी से एक कम होगा। क्यों भाई, अगर आपसे कोई पूछे 10 से छोटे कुल कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं तो 9 ही तो होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो वही चीज़ है, हमने पहले इसको कैपिटल एस में रख लिया। अब आपका लक्ष्य क्या है, छोटे तो टोटल p के पावर k माइनस 1 हैं जो p के पावर k से छोटे हैं, लेकिन हमको केवल छोटा कैलकुलेट नहीं ना करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, छोटा भी हो p के पावर k से, साथ में इसके साथ GCD 1 भी रखता हो। तो अब जरा जांच करिए कि इतने में से कुल कितने ऐसे हैं जो इसके साथ GCD 1 रखते हैं। अब हम उसको चल रहे हैं फाइंड आउट करने। देखिए, फॉर एवरी इंटीजर a कामा p के पावर k की वैल्यू 1 होती है। ये तब होती है अगर a और p का GCD 1 हो। बात ध्यान से समझिएगा, ये प्राइम पावर है, सिंगल प्राइम पावर है, और कोई भी प्राइम पावर किसी इंटीजर a के साथ हमेशा GCD 1 रखेगा। शर्त यह है कहीं ऐसा ना हो कि a में p का फैक्टर हो, नहीं तो p दोनों को डिवाइड कर देगा तो 1 नहीं रह जाएगा। मतलब वही इम्प्लाइड में लिखा गया है, a और p का अगर GCD 1 हो, मतलब इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इसका GCD हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी इंटीजर का p के पावर k के साथ GCD 1 तब होता है अगर उस नंबर का इस p के साथ GCD 1 हो। समझ गए बात? ये ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हैं। क्लियर? या इसी बात को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का सिंगल प्राइम पावर के साथ GCD 1 नहीं होगा अगर उस नंबर का उस प्राइम के साथ GCD 1 नहीं होगा, है ना। अगर उस नंबर का उस प्राइम के साथ GCD 1 नहीं होगा तो पक्का यह होगा कि a p को डिवाइड कर रहा होगा या तो p a को डिवाइड कर रहा होगा, तो पक्का इन दोनों का GCD 1 कैसे बनेगा, नहीं ना बनेगा। इसीलिए ऐसा है। तो ये रिजल्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप जानते भी हैं और आसान सा है वेरीफाई कराना। तो चूंकि हम जानते हैं चाहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a हो, a का p के पावर k के साथ GCD 1 होगा इफ एंड ओनली इफ a और p का GCD 1 हो जाए, या ऐसे कह लीजिए कि इसका इसके साथ GCD 1 तभी नहीं होगा अगर a का p के साथ GCD 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए। Therefore, the positive integers in S that are not relatively prime to p के पावर k। अब ध्यान दीजिएगा बात, यस जो सेट है वो क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, p के पावर k से छोटे सारे नंबर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब हम कह रहे हैं कि इस s के अंदर से वही वाले पॉजिटिव इंटीजर p के पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे जो मल्टीपल ऑफ p में होंगे, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ p में होंगे ना उनका इसके साथ GCD जो होगा वो 1 कभी नहीं होगा। पक्का? तो जो मल्टीपल ऑफ p में होंगे वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। तो एक काम करिए ना, टोटल नंबर छोटे कितने थे, p के पावर k माइनस 1। अब ढूंढ लो कि इस p के पावर k माइनस 1 एलिमेंट्स में से कुल कितने ऐसे हैं जो p के मल्टीपल में हैं, क्योंकि जब भी कोई इंटीजर p के मल्टीपल में रहेगा तब उसका GCD जो है 1 नहीं बनेगा, जैसा ये कह रहा है। ये बात समझ रहे हैं ना, अगर ये p के मल्टीपल में रहेगा मतलब ये और p का GCD 1 नहीं रहेगा तब ये भी कभी 1 नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 बनना चाहिए। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है p के पावर वो वैसे ही होंगे जो मल्टीपल आप क्या होंगे, p। तो चलिए ढूंढते हैं कि यस के अंदर कुल, यस का मतलब एक कुल ऐसे इंटीजर हैं जो p के पावर k से छोटे हैं। आप ढूंढ लो कि इस यस के अंदर कुल कितने ऐसे नंबर हैं जो p के मल्टीपल में हैं। तो जरा देखिए यस के अंदर कैसे नंबर हैं p के पावर k से छोटे। एक तो p खुद होगा, चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ p में एक तो p खुद होगा, 2p होगा, फिर 3p होगा, फिर 4p होगा, ऐसे चलते चलते p-1 इंटू p होगा,
फिर p इंटू पी होगा, है ना, ये सब मल्टीपल हैं p के। इसी को p स्क्वायर भी कोई लिख सकता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने p इंटू पी लिखा है। ऐसे फिर p प्लस 1 इंटू पी होगा, ऐसे p प्लस 2 इंटू पी होगा, ऐसे p प्लस पी इंटू पी होगा, है ना, मतलब पी क्यू होगा, ऐसे लगातार ये बढ़ता जाएगा। अच्छा सोचिए अब लास्ट वाला क्या होगा, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको पहुँचना है p के पावर k से छोटा ढूंढ रहे हैं ना, मतलब आपको पहुँचना है p के पावर k माइनस 1 तक। और ऐसे नंबर को आप सर्च आउट करें जो p का मल्टीपल है। देखिए a नहीं है मल्टीपल p का, क्योंकि a वाला तो है लेकिन यहाँ से p नहीं ना है, यहाँ तो ये पूरा p का मल्टीपल नहीं है, तो a नहीं आएगा इसमें, इस काउंटिंग में। अब जरा ढूंढो कि इसके पहले देखो, ये जो नंबर हमने लिखा है सबसे अंतिम वाला जो मिला है, जो p का मल्टीपल है, p के पावर k से छोटा है, इसका नाम देखिए ऐसे, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थोड़ा साफ साफ दिखेगा, p के पावर k माइनस p। ध्यान दीजिएगा ये p के पावर k माइनस 1 है, ठीक है, और ये p के पावर k माइनस p है। अब देखिए इसके बाद का जो नंबर आएगा ना, इसके बाद का नंबर, उसका क्या नाम होगा। अब लगातार ऐसे जो है p बना, या ऐसे इसका उल्टा आप चले जाइए, इसको अगर आप बैक में जाएंगे तो इसके पहले क्या होगा, p के पावर k माइनस 2 होगा, ऐसे p के पावर k और माइनस कितना होगा 2 होगा, ये भी p का मल्टीपल नहीं है। अच्छा इसके बैक में जाइए तो p के पावर k माइनस 3 होगा, ये भी जो है p का मल्टीपल नहीं है। ऐसे अगर आप बैक चलते जाइए तो ज़रा देखिए, ऐसे जानेंगे ना तो आप कब पाएंगे p का मल्टीपल, जब आप लिखेंगे p के पावर k माइनस p, है ना। तो आपको यही ढूंढना है ना कि p के पावर k से छोटा ऐसे नंबर जो मल्टीपल है p के। तो देखिए p के पावर k माइनस 1 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उसके जस्ट पहले वाला जो पहला मिलेगा वो यही वाला मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे जा कर के ख़त्म कर दिए हैं। समझ में आया। आप इसी बात को केवल ध्यान से समझेंगे कि वो सारे यस के इंटीजर जो p के मल्टीपल हैं, यस के इंटीजर का मतलब यस में वो नंबर है जो p के पावर k से छोटे हैं, तो p होगा, 2p होगा, p माइनस 1 होगा, pp होगा, है ना, लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। ऐसे p प्लस 1 इंटू पी होगा, ऐसे p प्लस 2 इंटू पी होगा, लास्ट वाला यह होगा। लास्ट वाला ऐसा लिखा है क्योंकि अब देखिए अंतिम में आपका लक्ष्य है यहीं तक पहुंचना ना, तो ए पी का मल्टीपल है नहीं, तो थोड़ा बैक हम आ गए हैं, लास्ट साइड से ढूंढने लगे हैं, तो अंतिम वाला यही होगा, इसलिए डाट डाट में अंतिम वाला हमने ये वाला लिख दिया है। यहाँ आप कामा लगा लीजिए, ठीक है पूरी बात। तो आपको इस तरह से ये नंबर्स मिले। अब जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ कामा रहेगा 10 the number of positive integers in S that are not relatively prime to p के पावर k is equal to p के पावर k माइनस 1। ऐसे देखिए लगातार ऐसे गिनती चल रहा है ना, p था, 2p था, 3p था, p माइनस 1p था, फिर p इंटू पी था, फिर p प्लस 1 इंटू पी था, है ना। ऐसे ही लास्ट में देखिए a वाला टर्म आया है, मतलब इतना इंटू p, मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4 p माइनस 1 p प्लस 1 और लास्ट वाला नंबर यह है। तो कुल ऐसे कितने नंबर मिले जो p के मल्टीपल हैं, इतने नंबर मिले, ठीक है, क्योंकि ये जो मल्टीपल है शुरू वाला एक गिनती बता रहा है कि कुल कितने हैं, p माइनस 1 है, फिर p है, फिर p प्लस 1 है, ऐसे गिनते गिनते अंतिम वाला नंबर कितना आएगा, p के पावर k माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यस में जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है p के पावर k, उनकी संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि p के पावर k से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर हैं जो p के पावर k के साथ GCD 1 रखते हैं, रिलेटिवली प्राइम हो, और इतने नहीं हैं। टोटल p के पावर k से छोटे नंबर कितने थे, p के पावर k माइनस 1 थे, अब ये भी हमने देखा था ऊपर, आसान सा है ना। अच्छा तो टोटल इतने थे, और इतने में से इतने लोग मना कर दे रहे हैं GCD 1 रखने का इसके साथ, तो इनको हटा दीजिए, है ना। इतने लोग ऐसे हैं जिनका GCD p के पावर k के साथ 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि इतने ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल ऑफ p हैं। तो टोटल p के पावर k से छोटे नंबर इतने थे,
इतने में से इतने लोग अपने आप को मना कर ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं, तो हटा दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट आप इसको माइनस करके देख लीजिए, 1 1 कट जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो गया। समझ में आया? तो ये अच्छा सा थ्योरम है, इसका खूब यूज करिएगा। जब भी कहीं कोई नंबर दिया हो तो अगर वो सिंगल प्राइम पावर में बदल जाए तो तोड़ के सीधे फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है, p अगर पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप जरा इसकी वैल्यू बताइएगा, है ना। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू कुल कितनी होगी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा अधूरा लिख दिया है, आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा कितना होगा। ठीक, तो आप लोग करेंगे सब। देखिए प्राइम है, ये भी प्राइम पावर है, ये भी प्राइम पावर है, फार्मूला भी जो हमने पीछे बताया उसी को लगा करके आप लोग प्रूफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट एक थ्योरम देखिए, कह रहा है, ये भी थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज इसका हम प्रूफ इसलिए नहीं देंगे इस लेक्चर में क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, और अगर प्रूफ देंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा। अगर m और n रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स माने m और n का GCD 1 है, को प्राइम भी कहा जाता है, तो फाई mn की वैल्यू फाई m इंटू फाई n होती है। मतलब अगर फाई फंक्शन के सामने दो नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है ना, और आप इस बात को ऑब्जर्व कर लीजिए कि इन दोनों का GCD अगर 1 है, तो सीधे क्या करिए, पहले फाई को केवल m पे आप ऑपरेट करा लीजिए, फिर फाई को आप n पे ऑपरेट करा लीजिए, और दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू। लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों का GCD 1 होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे मान लिया कि अगर आपसे कोई कहे आप जरा बताओ फाई 10 की वैल्यू, है ना, फाई 10 की वैल्यू बताओ, तो देखिए फाई 10 को आप क्या लिख सकते हो, आप फाई 10 को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से देखिए, फाई 10 को आप लिख सकते हैं फाई, और 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए m इंटू n टाइप का हो गया, 2 और 5 का GCD 1 भी होता है, तो आप सीधे सीधे इसको दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं फाई 2, और इंटू क्या लिख पाएंगे, फाई 5। अब देखिए ये दो हिस्सों में टूट गया, 2 कैसा नंबर होता है, प्राइम होता है, 5 भी कैसा होता है, प्राइम। आपको अभी अभी हमने पढ़ाया कुछ देर पहले, जो एक सिंगल पेज में फार्मूला लिखा था, अगर ये प्राइम नंबर है तो सीधे फाई या प्राइम नंबर इससे एक कम हो जाएगा 1, और फाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 4, मतलब 10। फाई 10 की वैल्यू कितनी होगी 4, मतलब 10 से छोटे कुल 4 ऐसे नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। तो आप देखिए इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे। क्लियर है पूरी बात? तो ये देखिए आप तब यूज कर पाए हैं जब 2 और 5 का GCD कितना है 1 है, अदरवाइज आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे मान लिया कि अगर आपसे कोई कहे फाई या फेट की वैल्यू बताओ, तो आप एक काम कर लीजिए, फाई या फेट की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 ना, तो आप लिख सकते हैं इसको कितना 2 इंटू 4, और आप इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन दोनों का GCD 1 है कि नहीं है, और आपने सीधे इस फार्मूले को लगा दिया, तो होगा क्या, आप ऐसे लिखेंगे फाई ऑफ 2, और फिर आप क्या लिखेंगे फाई ऑफ 4। क्लियर? आप ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका फाई ऑफ 4। अब जरा बताओ फाई ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, प्राइम है, तो सीधे सीधे फाई ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। और फाई ऑफ 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाई ऑफ 4 की वैल्यू आप ऐसे निकाल लीजिए, ये फाई ऑफ 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, है ना, तो प्राइम का स्क्वायर हो गया। अभी पीछे जो पिछला फार्मूला हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था, p के पावर k माइनस p के पावर k माइनस 1, तो जब लगाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा, तो आपका ये वैल्यू बन जाएगा 1 और इंटू कितना 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, आपका फाइनल आंसर आया 2। अब जरा सोचो क्यों आंसर गलत आया। आप जानते हो कि 8 से छोटे और 8 के साथ कोप्राइम टोटल 4 नंबर होते हैं 1 3 5 7, और आंसर कितना आ रहा है 2। क्यों ऐसी गलती हुई, क्योंकि जब आपने यहाँ पे 5 2 इंटू 4 लिखा है और इन दोनों का GCD 1 भी नहीं है, इनका GCD 2 है, फिर भी आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया।
इसीलिए आपको रिजल्ट गलत मिला। तो आप इस फार्मूले को तभी अप्लाई करिएगा जब यम और एन का जीसीडी कितना हो, 1 हो, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। क्लियर है पूरी बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम इसका प्रूफ कराएंगे अगले टर्म पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ तो हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे। एक रिजल्ट देखिए, यह रिजल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह रिजल्ट उसी पे बना है, मतलब ये जो अभी हमने आपको बताया ना, इसी को हमने जनरलाइज कर दिया है। अगर बहुत सारे नंबर हैं और पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। मान लिया m1 m2 mr ऐसे r नंबर हैं और ये सारे r पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं ना, रिलेटिवली प्राइम है एक दूसरे के पेयर वाइज, तो आप सीधे इनका जो प्रोडक्ट कहीं लिखा होगा, शर्त यह है कि ये सब के सब अगर आपस में, जैसे m1 को किसी के साथ ले लीजिए, m2 को किसी के साथ ले लीजिए, या mr को किसी के साथ ले लीजिए, तो हर पेयर जो है रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, मतलब जीसीडी 1 होना चाहिए हर पेयर का। अगर आप ऐसा इस बात को वेरीफाई करा लीजिए ना कि हर पेयर का जीसीडी 1 है, ठीक है, या पेयर वाइज ये को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है, तो कितना भी यहाँ पे बड़ा प्रोडक्ट लिखा रहे, शर्त यही है कि हर दो पेयर, कोई भी दो पेयर आप चूज करिए, अगर वो रिलेटिवली प्राइम है तो आप सबको ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब जो आइलर फाइव फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। दो के लिए तो आप अभी हम प्रूफ ही करेंगे और उसी को जनरलाइज कर देंगे तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब आइलर फाइव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। एक रिजल्ट देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको भी याद रखिएगा, इस रिजल्ट को 3 नंबर भी रहेंगे, अगर यहाँ 4 नंबर भी रहेंगे, आर पे हमने लेके बताया 5 भी रहेंगे, सबके लिए वैलिड हो जाएगा। बस आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारे पेयर आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो सीधे ऐसे तोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर 2 देखिए, अगर यम की वैल्यू आपने ऐसा लिखा, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, कहता है चाहे कोई भी नंबर n हो, आपको हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया भी था, कोई भी नंबर n हो आप उसको प्राइम पावर में लिख सकते हैं, ऐसे है ना, डिफरेंट प्राइम पावर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हालांकि ये जो ऑर्डरिंग होता है लिखने का वो यूनिक नहीं होता है, आपको याद होगा तो हमने ऐसा बताया था, ठीक है। अब देखिए अगर आप जब कोई भी नंबर लेकर चलेंगे और अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है आप उसको ऐसा लिख पाएंगे, तो एक ऐसा फार्मूला बनने जा रहा है फाई एम में जो सारे नंबर के लिए वैलिड हो जाए, है ना। तो आप पहले तो ऐसे तोड़ लेंगे, अब क्या करेंगे, फाई एम के जगह आप इस वैल्यू को रख दीजिए, ऐसे हमने पुट कर दिया है वैल्यू। अब क्या करिए, देखिए चूँकि ये जितने भी प्राइम यूज किए गए हैं P1 P2 PR सब डिस्टिंक्ट है ना, और जब डिस्टिंक्ट हैं तो P1 के पावर m1 और P2 के पावर m2 या कोई भी दूसरा पेयर ले लीजिए, मतलब इसमें से कोई भी दो नंबर एक साथ ले लीजिए, उसका जीसीडी हमेशा 1 होगा क्योंकि डिफरेंट प्राइम है ना। तो देखिए इसमें आप पुराना वाला जो रिजल्ट है उसको अप्लाई कर दीजिए, चूँकि इसमें हर दो नंबर चाहे कोई भी पेयर आप चूज करेंगे सबका जीसीडी 1 होगा, इसीलिए फाई को आप अलग अलग नंबर पर ऑपरेट करा दीजिए, मतलब फाई आप पहला वाला इंटू फाई आप दूसरा वाला, ऐसे डॉट वन फाई आप लास्ट वाला। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसमें से कोई भी पेयर आप लेंगे आपस में रिलेटिवली प्राइम है, मतलब जीसीडी 1 है। अब देखिए फाई आप एक सिंगल प्राइम पावर बन गया, तो फार्मूला आप पढ़े हैं पी के पावर के का पी के पावर के माइनस पी के पावर के माइनस 1 इसमें लगा के तोड़ दीजिएगा, ऐसे इसमें भी तोड़ दीजिएगा, ऐसे इसमें भी तोड़ दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब यह हुआ कि चाहे कोई भी नंबर रहे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ऐसे तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद आप देखेंगे जो डिस्टिंक्ट प्राइम में होने के कारण इन सबका पेयर वाइज जीसीडी 1 होगा, इसीलिए फाई इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका काम बन गया आसान सा, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम कह रहा है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है और P1 P2 डॉट Pm ये सब के सब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं किसके, n के। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो फाई n होगा
वो n इंटू दिस दिस डॉट डॉट सो वन दिस, यह होगा, है ना। तो आप जानते हैं कोई भी अगर आप नंबर लेकर चलेंगे एक से बड़ा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी पीछे तोड़ा था नंबर, वैसे ही आप तोड़ेंगे। उसमें डिस्टिंक्ट प्राइम यूज होंगे, प्राइम का पावर यूज होगा। तो कह रहा है कि अगर P1 P2 Pm ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं n के, तो आप इस बात को ज़रा प्रूव करके दिखाइए। चलिए दिखाते हैं। ये भी फार्मूला कुछ लोग यूज करते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम प्रूव करने को आ सकता है। आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करिए और आप जानते हैं एनी नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स like this, and we have already proved this theorem, and the ordering is unique up to the arrangement। मतलब ये जो नंबर होते हैं, हमने बताया था ना उस समय कि चाहे कोई भी नंबर हो आप उसको ऐसे प्राइम पावर में तोड़ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा कर सकता है कि P2 के पावर अल्फा 2 को पहले लिख दे, P1 के पावर अल्फा 1 को बाद में लिख दे। जैसे हमने उस दिन बताया था स्टार्टिंग में कि 6 है तो 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 होता है। हो सकता है कोई 2 इंटू 3 लिख दे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाहे कोई भी नंबर हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर में लिख सकते हैं। क्लियर है पूरी बात। चलिए, यहाँ जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, जो पावर्स लगा रखा है, सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और क्वेश्चन में खुद दिया है, इसी बात के लिए दिया था। देखिए हम क्वेश्चन के अनुसार नीचे प्राइम यूज किए हैं। जैसे इसने लिखा था ना P1 P2 Pm ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं n के, तो जैसा वहाँ लिखा रहेगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर n को P1 P2 Pm बना लीजिएगा। एग्जाम के अनुसार जिस बुक से रहेगा उसी बुक के अनुसार ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा हो देंगे वैसा हम लोग कर देंगे, ये तो आसान सा काम है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऊपर वाला पावर। और ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, सब डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, देयरफॉर दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम है ना, इसीलिए रिलेटिवली प्राइम होंगे सारे पेयर में। अच्छा, तो आपको फाई n कैलकुलेट करना है और n को आपने ऐसा, आप जान ही रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा कह रहा है, और आप जान रहे हैं कि P1 P2 Pm सब के सब क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो पेयर वाइज इनका GCD 1 होगा या रिलेटिवली प्राइम होगा। तो फाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, क्योंकि फाई मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए सारे टर्म पे अलग अलग। अच्छा, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है, सिंगल प्राइम पावर बना, ये भी सिंगल प्राइम पावर बना, ये भी सिंगल प्राइम पावर बन गया। अब देखिए, आपको हमने फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला बताया है? अभी आपने पढ़ा है ना फार्मूला, क्या फार्मूला पढ़ा है? देखिए, सिंगल प्राइम पावर वाला फार्मूला भी हमने बताया था आपको। यहाँ पर ये रहा फार्मूला, यही तो हमने पढ़ाया था। फाई p के पावर k, अगर प्राइम के पावर k है तो क्या फार्मूला होता है? p के पावर k ब्रैकेट में 1 - 1 अपान p, मतलब ये जो नीचे वाला है ना। तो p के पावर k और ब्रैकेट में 1 - 1 अपान p, जो हमने थ्योरम अभी प्रूव किया था। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं या ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसी का यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। जब आप इसका यूज करेंगे तो आप इसमें यूज करेंगे P1 के पावर अल्फा 1 में, तो हमने इसको पहले लिख दिया बाहर, और 1 - 1 अपान जो नीचे वाला प्राइम होता है ऐसे लिख दिया। ऐसे फाई ऑफ, ये कोई प्राइम के पावर कुछ लिखा है तो पहले प्राइम का पावर लिख दीजिए, उसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं, और 1 - 1 अपान P2 लिख दीजिए जो नीचे है। ऐसे लास्ट वाले में भी लगा दीजिए, किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया है, जो प्राइम पावर है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लास्ट वाले में भी है, सब मल्टीप्लिकेशन में ही है सारा टर्म। तो आप उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख लीजिए। P1 के पावर अल्फा 1, P2 के पावर अल्फा 2, यहाँ से ऐसे लास्ट वाले से Pm के पावर अल्फा m, ऐसे इकट्ठा कर लिया। और ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट वाला है, इनको इकट्ठा करके एक साथ प्रोडक्ट में लिख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है? ये जो हमने प्रोडक्ट में लिख रखा है यहाँ पे, किसकी वैल्यू है? आप इसकी वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पे आप देखेंगे n की वैल्यू है, तो उसके जगह हम लोग क्या रख दें? n रख दें, कोई दिक्कत। और इसके साथ ये सब प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से आपको हमने जो प्रूफ किया कराया, हो गया प्रूफ। तो यही तो प्रूफ करना था, लास्ट लाइन हम लोग प्रूफ कर दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, देख लीजिए कि अगर फाई ऑफ n है तो आप ऐसा तोड़ेंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। तो सब n को कैलकुलेट करने का तरीका ही था। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज के ग्रुप में, और
जब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और दूसरी बात आइलर 5 फंक्शन हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे ढंग से स्टडी करिए। जो डाउट हो उसको आप लोग ग्रुप में डिस्कस करिए और पूछिए। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर।